तो ये एक नया पार्ट है, पुराने पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लूफ़ी को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि फटाफट हम लोग अब नामी के पास चलते हैं। तभी ज़ोरो का भाई बोलता है कि अरे पागल लड़के, तुझे पता नहीं क्या, हम लोग मरीन आइलैंड पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है। वहाँ पे सभी जो मछलियाँ हैं वो जो रहते हैं। लूफ़ी बोलता है कि मछली मतलब? तो यहाँ पे ज़ोरो का भाई कहता है कि अरे पागल लड़की, मेरा मतलब था फ़िशरमैन। वहाँ बहुत सारे फ़िशरमैन रहते हैं और वो यहाँ पे ग्रीन आइलैंड पे पहले राज किया करते थे और इस तरह के 7 ग्रुप थे। जिसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप है वो जो है अलग हो गए, तो वो लोग अब पहुँच गए हैं कोकोनाशी विलेज पे। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नामी कोकोनाशी विलेज पे आ चुकी होती है। दूसरी तरफ हम फिशरमैन को देखते हैं जो यहाँ पे मरीन से डील कर रहा होता है। वो कहता है कि आप काफ़ी समझदार मरीन हैं। तभी माउस वाला मरीन बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर मरीन जो है पैसे ले लेता है और यहाँ से जा रहा होता है। ऑटोको मैन उसको जो है बैठा के यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कि जो नामी है वो यहाँ पे आ चुकी है। नामी यहाँ पे कहते कि आपसे मिलके खुशी हुई बॉस। नेक्स्ट सीन में हम ज़ोरो को देखते हैं जो यहाँ पे अपने दूसरे भाई के साथ पहुँच चुका होता है कोकोनाशी विलेज पे और साथ ही उसके साथ जो है उसो भी होता है। ज़ोरो कहता है कि उन सभी को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन तभी उसो और यहाँ पे ज़ोरो को भाई ज़ोरो को पकड़ के बांध के रख देते हैं। तभी उसो कहता है कि तुम्हें थोड़ा शांति रखनी चाहिए वरना यहाँ पे तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ज़ोरो कहता है कि एक बार छोड़ तो सही, तेरी जान ले लूँगा मैं। तभी इन दोनों को 2 फिशरमैन दिखाई देते हैं। फिशरमैन को देखने के बाद ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान करते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो फिशरमैन ज़ोरो को जो है पकड़ लेते हैं और वो लोग बोलते कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथी यहाँ पे छोड़ के चले गए और वो ज़ोरो को अपने आइलैंड पे ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसो को देखते हैं जो यहाँ पे एक आइलैंड पे पहुँच जाता है। तभी एक फिशरमैन उसे देख के उसके पीछे लग जाता है। तभी हम उसो को देखते हैं जो एक बच्चे के सामने आ जाता है। बच्चा उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक लड़की आके उस बच्चे को बेहोश कर देती है। तभी हम उसो को देखते हैं जो फिशरमैन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है उसो के ऊपर हमला करके उसे छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें होकाई दिखाया जाता है जो यहाँ पे बड़े स्टाइल में खाना बना रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी खाना खा रहे होते हैं। इन सभी को जो खाना होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये लोग खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तभी हम देखते कि एक नीचे फिश आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ज़ोरो को पकड़ के फिशरमैन के बॉस के पास ले आया होता है। यहाँ पे फिशरमैन का बॉस कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी ज़ोरो बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक लड़की को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम नामी है। तभी फिशरमैन नामी को सामने बुलाता है। नामी कहती कि ये वही बंदा है जिसे मैंने बेवकूफ़ बनाया था। ज़ोरो जो होता है नामी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि ये सभी खाना को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एकदम से पानी में कुछ हलचल होती है। हमें पता लगता है कि नीचे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। मॉन्स्टर को देखते लूफ़ी कहता है कि ये तो बिल्कुल गाय लग रही है। तभी यहाँ पे लूफ़ी जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को भगाने के लिए एक घुस्सा मारता है और यहाँ पे जो होकाई होता है वो जो होता है मॉन्स्टर को एक लात मारता है, जिसके बाद मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैरी को देखते हैं जो यहाँ पे बताती है कि वो जो है नामी की बड़ी बहन है। ये सुनते ही उसो भी शौक में जाता है। तो मैरी कहती कि असल में मैं उसकी यहाँ पे मुंह बोली बहन हूँ, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तभी यहाँ पे मैरी उस लड़के से पूछती कि आखिरकार तुम जो है फिशरमैन के पास क्यों जाना चाहते हो उसे मारने के लिए। तो लड़का कहता है कि असल में मैं यहाँ पे फिशरमैन को इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरे डैड को मारा है। मैरी कहती कि तुम कभी फिशरमैन को नहीं मार पाओगे, इसलिए चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नामी होती है वो जो होती है ज़ोरो को कह रही थी कि तुम लोग सही में एक बेवकूफ़ हो, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे आए ही क्यों थे। तभी जो ज़ोरो होता है ये बोलता है कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और जिसके बाद ज़ोरो सीधा पानी में कूदी मार देता है। ये देख के नामी जो होती है अपने आप को नहीं रोक पाती और ज़ोरो को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर नामी ज़ोरो को बाहर ले आती है। तभी ज़ोरो कहता है कि अगली बार थोड़ा जल्दी करना, मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। तभी हम देखते कि नामी गुस्से में आ जाती है और वो जो होती है ज़ोरो को एक घूसा मारती है, जिसके बाद ज़ोरो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो फिशरमैन होता है वो जो होता है ज़ोरो को तहखाने में डालने के लिए बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फिशरमैन होता है वो जो होता है कोकोनट विलेज में आ जाता है, क्योंकि यहाँ का जो कैप्टन है उसने हथियार रखा होता है। यहाँ पे जो फिशरमैन है वो कहता है कि अपना हथियार मेरे हवाले कर दो, लेकिन कैप्टन नहीं मान रहा होता।
जिसकी वजह से फिशरमैन उसे काफ़ी मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो नामी होती है वो जो होती है ज़ोरो के पास आती है और ज़ोरो के जो सारी रस्सियाँ हैं उनको काट देती है और ये बोलती है कि भाग जाओ। ज़ोरो कहता है कि मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा नामी। यहीं पे हम फिशरमैन को देखते हैं जो यहाँ पे सबको जो है मार रहा होता है। फिशरमैन कहता है कि अगर तुमने हथियार नहीं फेंका तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन तभी उसो जो होता है फिशरमैन के ऊपर ही हमला कर देता है। उसो को देखते ही फिशरमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो होता है उस घर को ही उठा के फेंकने लग जाता है। तभी उसके बंदे फिशरमैन को रोक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये घर तोड़ देगा तो बंदे पैसा नहीं देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं सीधा जो उसो है उसका जो है पीछा करने लग जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ोरो को देखते हैं जो यहाँ पे सभी जो बंदे हैं उनको जो है मार चुका होता है और यहाँ पे बोर हो रहा होता है। यहीं पे हम लूफी की टीम को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पे मोस्टर को जो है कब्जे में ले लिया होता है और उसे जो है यहाँ पे खिंचवा रहे होते हैं जो नाव है वो। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसो को देखते हैं जो यहाँ पे भाग रहा होता है। यहीं पे जो फिशरमैन है वो जो है उशो का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उशो रुकता नहीं है और वो लगातार भाग रहा होता है और वो जो होता है एक जंगल में चला जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिशरमैन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और एक फिशरमैन उसे देख लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फिशरमैन उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें ओटबक्स दिखाया जाता है। यहाँ पे ज़ोरो उससे बात कर रहा होता है कि तुम्हारा जो लीडर है वो कहाँ पे है। जिसके बाद यहाँ पे ओटो से बोलता है कि वो जो है कोकोनटिस विलर पे गए हुए हैं। ज़ोरो कहते हैं क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो। ओटोबक्स मैन कहते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिशरमैन यहाँ पे आता है और वो अपने बंदों की हालत को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। तभी एक और बंदा यहाँ पे आ जाता है और वो देखता है कि उसके बहुत सारे साथी मर चुके हैं और वो जो होता है यहाँ पे उसो को जो है आगे फेंकता है। नेक्स्ट सीन में ज़ोरो जो होता है कोकोनट विलेज पे पहुँच चुका होता है और ये जो होता है उसो को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो फिशरमैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे जो बंदे हैं उनको जो है मारने की। तभी एक बंदा तक खाने में जाता है और वो देखता है कि रस्सियाँ कटी हुई है और वो बाहर आके कहता है कि किसी ने ज़ोरो को जो है भगवाया है और सारा का सारा शक यहाँ पे जो नामी है उसके ऊपर जा रहा होता है, जिसकी वजह से नामी का काम खराब हो रहा होता है। बॉस भी जो होते हैं नामी के ऊपर शक कर रहे होते हैं और बॉस कहते हैं कि नामी कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही। नामी कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे रही। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ज़ोरो को पता लग जाता है कि उसो दोबारा से जो है यहाँ पे जो हेड है उसके पास जा चुका है। ज़ोरो वहीं पे जा रहा होता है। तभी हम देखते कि जो नामी होती है वो ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पे चाकू लेती है और सीधा उसो की जो जान है वो जो है ले लेती है और उसो को जो है पानी में गिरा देती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये जो होते हैं बंदे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो कमाल की हो नामी। यहीं पे ज़ोरो का भाई जो होता है ये सब देख लेता है। नेक्स्ट सीन में लूफी की जो टीम होती है वो यहाँ पे आ चुकी होती है, लेकिन जो गाय होती है वो जो होती है वॉल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से लूफी की नाव हवा में उड़ने लग जाती है और नाव सीधा जो होती है ज़ोरो के ऊपर जाके गिरती है और ये सभी के सभी यहाँ पे जो लैंडिंग है वो जो है कर देते हैं। यहीं पे लूफी कहता है कि वाकई में ही कमाल की एंट्री थी, है ना। तभी यहाँ पे होकाई कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे ज़ोरो का भाई कहता है कि उसो भैया मर गए हैं, यहाँ पे नामी दीनी ने उनकी जान ले ली है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। तभी यहाँ पे लूफी कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, नामी यहाँ पे किसी की जान नहीं ले सकती है, चुपचाप से यहाँ पे अपना मुंह बंद करो। तभी यहाँ पे नामी की एंट्री होती है और ये बोलती क्या हाल से लूजर्स। तभी यहाँ पे लूफी कहता है कि क्या तुमने उसो को मार दिया। नामी कहती कि हाँ मैंने उसकी जान ले ली है क्योंकि वो मेरा प्लान बेकार कर रहा था, इसे तुम लोग भी यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ। तभी ज़ोरो गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी तो जान ही ले लूँगा, लेकिन होकाई बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यहीं पर नामी कहते कि चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगी। जिसके बाद हम देखते कि नामी यहाँ से निकल जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मरीन्स हैं वो जो है आ चुके होते हैं। मरीन्स को देख के सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। तभी हम एक मरीन कमांडर को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि अब जल्दी से हमला करो, यहाँ पे हम लोग उनको जो है ख़त्म कर देंगे। दूसरी तरफ फिशमैन कहता है कि आखिरकार ये कौन बेवकूफ़ है जो यहाँ पे हमसे लड़ने आए हैं, जाओ उनको ख़त्म कर दो। जिसके बाद हम देखते कि 3-4 बंदे मरीन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे एक बंदा आके अपने मुंह से गोली मारता है और एक बंदे को जख्मी कर देता है। दूसरा बंदा जो होता है समुंदर के अंदर सुनामी ले आता है और इनकी बोट को तोड़ देता है और इसी तरह से ये लोग मरीन्स को यहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पे गांव वालों की जो उम्मीदें हैं वो भी जो है टूट जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि यहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है लेटा होता है। तभी ज़ोरो के भाई बोलते कि आखिरकार आप यहाँ पे क्यों रुके हैं,
तो यहाँ पे जोरो कहता है कि लूफी रुका हुआ इसलिए। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें उसो दिखाया जाता है जो असल में जिंदा है। उसो कहता है कि नामी ने यहाँ पे अपना हाथ आगे कर लिया था और अपने हाथ पे चक्कू मारा था, लेकिन लगा ऐसे कि जैसे उसने मुझे चक्कू मारा है। नेक्स्ट सीन में हम उसो को देखते हैं जो यहाँ पे जोरो और लूफी को देख लेता है और ये जो होता है सीधा उनके पास पहुँच जाता है। तभी यहाँ पे जो लूफी होता है वो जो होता है उसो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिसके उसो सारी बातें इनको बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम मैरी को देखते हैं जो यहाँ पे नामी के पास आई होती है। मैरी बोलती कि आखिरकार तुमको क्या हुआ है। नामी बोलती कि कुछ भी नहीं, चुपचाप से यहाँ से जो है चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी हम देखते कि मैरी जो होती है सीधा इनके पास आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुमको नामी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद जो मैरी होती है वो जो होती है नामी का फ्लैशबैक स्टार्ट करती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो बंदे होते हैं वो जो होते शिप को देख रहे होते हैं और ये बोलते कि पहली बार हमने किसी शिप को हवा में उड़ते हुए देखा था। तभी हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो जो होता है इनके आगे से गुजरता है, लेकिन वो इनको बिल्कुल भाव नहीं देता। तो ये लोग भी जो होते हैं लूफी को नहीं देखते और जिसके बाद यहाँ से लूफी जो होता है चला जाता है। यहीं पे हमें नामी का जो पास्ट है वो जो है दिखाया जाता है। हम देखते कि पास्ट में जो नामी है वो जो है यहाँ पे एक मैप को ड्रॉ कर रही होती है। नामी कहती कि मैं एक नेविगेटर बनूंगा और सबसे पहले वो यहाँ पे कोकोनट विलेज का जो मैप है उसे जो है ड्रॉ करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नामी जो होती है किताब को चुरा लेती है और वो किताब को लेके भाग रही होती है, लेकिन तभी एक कैप्टन उसे पकड़ लेता है और उसे जो होता है उसकी माँ के पास ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नामी की माँ को देखते हैं जिसका नाम रूपा होता है। रूपा जो होती है यहाँ पे जो कैप्टन है उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और कैप्टन का मुंह लाल होता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते कि रूपा यहाँ पे जो है नामी को एक घूसा मारती है और ये बोलती है कि तुम दोबारा चोरी मत करना, अगर तुम्हें किताबें चाहिए थी तो तुम मुझे कह सकती हो ना। तो यहाँ पे नामी कहती है कि मुझे पता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तभी रूपा कहती है कि आखिरकार किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पिछले जो फसल के पैसे हैं वो जो है बचे हुए थे। फिर रूपा जो है किताब को देखती है और ये बोलती कि अच्छा तुम एक नेविगेटर बनना चाहती हो, जिस पे नामी कहती कि हाँ मैं पूरे वर्ल्ड का जो मैप है उसे जो है ड्रॉ करना चाहती हूँ। रूपा कहती कि अपना सपना जरूर पूरा करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन रूपा खाना खा नहीं रही होती है। तभी यहाँ पे मैरी कहती कि आखिरकार तुम खाना क्यों नहीं खा रही, जिस पे रूपा कहती कि असल में मैं डाइटिंग पे हूँ ताकि मेरा जो फेस है वो और भी ज़्यादा ग्रो करे। जिसके बाद रूपा जो होती है नामी को यहाँ पे एक पुराना स्कार्फ देती है, लेकिन नामी कहती कि मैं स्कार्फ को नहीं लूँगी, आखिरकार हम लोग इतने गरीब क्यों हैं, कितना अच्छा होता कि हमें किसी अमीर बंदे ने यहाँ पे अडॉप्ट किया होता। ये सुनते ही रूपा को गुस्सा आ जाता है और वो जो होती है नामी को एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद नामी गुस्से में घर छोड़ के यहाँ से जो है चली जाती है। और वो घर छोड़ने के बाद वो जो होती है सीधा कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन बोलते कि अच्छा तुमने जो है यहाँ पे रूपा से लड़ाई कर ली, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि रूपा ने तुम लोगों के लिए क्या क्या किया है। वो पहले एक मरीन का हिस्सा हुआ करती थी, उस समय लोग उससे काफ़ी डरा करते थे, लेकिन एक दिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो गई और मरने वाली थी। लेकिन तभी उसने मैरी और तुमको देखा और तुम्हें देखने के बाद उसे जीने की एक वजह मिली और वो जो है तुमको लेके कोकोनट विलेज पे आ गई। और जब वो इस विलेज पे आई थी तो वो बहुत ज़्यादा जख्मी थी, लेकिन उसे तुम्हारी परवाह थी। तुम दोनों को बुखार लगा था, इसलिए डॉक्टर ने पहले तुम दोनों को चेक किया फिर उसे। जिसके बाद यहाँ पे रूपा ने कहा कि मैं इन दोनों को अडॉप्ट करूँगी और इनकी माँ बनूँगी। ये सुनने के बाद नामी को अपनी गलती का एहसास होता है। नेक्स्ट सीन में मैरी यहाँ पे आ जाती है और वो जो है नामी को यहाँ से ले जा रही होती है। फिर नामी जो होती है यहाँ से जा रही होती है और सही बंदे जो होते हैं इन तीनों के परिवार को देख के काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि फिशरमैन की शिप यहाँ पे आ जाती है और जिसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी से पैसे लेने के लिए आया हूँ, अगर तुम लोग मुझे पैसे दे देते हो तो मैं किसी की भी जान नहीं लूँगा। अब इनके पास कोई और चारा नहीं होता और ये लोग जो होते हैं सही बंदे पैसे देने लग जाते हैं। जिसके बाद जो फिशरमैन होता है वो जो होता है पैसे लेके यहाँ से जा रहा होता है। अब सभी बंदे काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे फिशरमैन को रूपा के घर का पता नहीं चला है, क्योंकि रूपा का घर जंगल के अंदर है, इसलिए वो यहाँ से दिखता नहीं है। लेकिन तभी हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो रूपा होती है वो काफ़ी खुश हो रही होती है और खाना बना रही होती है। लेकिन तभी फिशरमैन को यहाँ पे धुआं दिखाई देता है और फिशरमैन समझ जाता है कि वहाँ पे कोई रहता है और ये लोग जो होते हैं उसी तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे जो नामी होती है और जो मैरी होती हैं वो जो होती हैं रूपा को बचाने के लिए जा रही होती हैं। अभी हम देखते कि फिशरमैन दरवाजे पे आ जाता है। यहाँ पे रूपा को जो है भनक लग जाती है और वो जो होती है यहाँ पे अपनी बंदूक निकाल लेती है।
तभी हम देखते कि रूपा एकदम से हमला करती है फिशरमैन के ऊपर, लेकिन फिशरमैन जो होता है अपने दांतों से ही यहाँ पे जो बंदूक है उसे जो है खा जाता है। ये देख के यहाँ पे मैरी बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है और यहाँ फिशरमैन कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और उसका हाथ भी तोड़ देता है। रूपा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी हम देखते कि कैप्टन यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते कि इसके पैसे मैं दूँगा, जिसके बाद हम देखते कि ये लोग एक ही बंदे के पैसे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूपा के शादीशुदा होने का कोई भी जो सबूत नहीं था। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम रूपा को देखते हैं जो एकदम से कह रही होती है कि यहाँ पे असल में वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं अपने 2 बच्चों के लिए दिए हैं। ये देखते ही फिशरमैन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तभी कैप्टन यहाँ पे ये सब करने से मना कर रहा होता है, लेकिन दोनों बच्चे भी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इनको पता होता है कि अब रूपा की जान जाने वाली है। रूपा बोलती कि तुम लोग अपने सपनों को पूरा करना। तभी हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं फिशरमैन से लड़ने के लिए आ जाते हैं। फिशरमैन जो होते हैं उनके ऊपर हमला करके उनको घायल कर देते हैं और फिशरमैन का जो हेड होता है वो जो होता है सीधा रूपा के ऊपर गोली मार देता है और रूपा यहाँ मर जाती है। ये देख के नामी काफ़ी दुखी होती है और यहाँ पे जो मैरी होती है वो भी। रूपा के मरने के बाद तभी जो फिशरमैन होता है उसके हाथ में नामी का बना हुआ मैप लग जाता है। वो कहता है कि ये बच्ची काफ़ी काम के, इससे ले चलो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे नामी को उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पे सभी बंदे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी इन्हें रोक नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे बंदे घायल होते हैं, लेकिन ये लोग अब प्लान करते हैं कि ये लोग नामी की जान बचाने के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी जो नामी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। नामी को देखते ही सही बंदे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी नामी के हाथ में पैसे होते हैं, जिसकी वजह सही बंदे बोलते क्या हुआ नामी। नामी बोलती है कुछ भी नहीं, मैंने फिशरमैन का जो ग्रुप है उसे जो है ज्वाइन कर लिया है बस। ये देखते ही मैरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और नामी को मारने लग जाती है। ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन तभी जो नामी होती है ये बोलती है कि आखिरकार इसमें हर्जी क्या है, मुझे यहाँ पैसा चाहिए और पैसा मुझे मिल चुका है, इसलिए मैंने उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अभी सुनते ही सही बंदे नामी को बुरा भला कहने लग जाते हैं। नामी वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में मैरी देखती कि नामी रूपा के कवर पे बैठ के रो रही है। जैसे ही मैरी उसके पास जाती है, नामी बोलती कि असल में मैंने यहाँ फिशरमैन के साथ एक डील की है कि मैं 100 मिलियन जो बेरीज है वो दूंगी और यहाँ पे ये कोकोनट विलेज मेरा हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते कि नामी चोरी करना स्टार्ट कर देती है और पैसे भरने स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे अब वो काफ़ी करीब पहुँच चुकी है। यहीं पे सीन प्रेजेंट करता है। नामी कहती है कि बस थोड़े से पैसे और अब ये विलेज मेरा हो जाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मरीज आ जाते हैं और जो नामी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग नामी के खजाने पे नज़र गड़ाए होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे आप लोग की ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जब तक ले सायोनारा। तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ पे सब कुछ मैजिक से किया जाता है, सब कुछ। लेकिन यहीं पे एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके पास मैजिक नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हें नीची गिरी हुई नज़रों से देखा जाएगा। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके डैड वहाँ से उसको भगा लेते हैं। जिसके बाद उसके डैड को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि भाग जाओ मैश। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अगर वो भाग गया तब भी हम उसे पकड़ लेंगे। और वो मैश के सामने एक शर्त लगते हैं कि उसे डिवाइन विजनरी बनना होगा, जो दुनिया का सबसे महान जादूगरी बन सकता है। तो मैश उनके शर्त को मान लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैश के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो आखिरकार मैश डिवाइन विजनरी कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार मैश ये कर पाता है या नहीं, या फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें मैश नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पे मस्त अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसके पिता यहाँ पे चाय बना रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। मैश के पिता कहते हैं कि जब से मैश मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चलने लगी है। तभी मैश यहाँ पे आ जाता है और वो आते ही दीवार तोड़ देता है। तभी मैश के पिता कहते हैं कि आखिरकार तुमने दरवाज़ा क्यों तोड़ दिया। तो मैश कहता है कि मैं भूल गया था कि इसे धकेलना है या खींचना है। फिर मैश जो होता है दरवाजे को जोड़ने लग जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा गलत तरीके से जोड़ रहा होता है, जिसके बाद दरवाज़ा टूट जाता है। मैश के पिता कहते हैं कि तुम सही में एक पागल हो। जिसके बाद मैश के पिता कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से घर के बाहर, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम शहर में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे शहर में तुम्हें खतरा हो सकता है। जिसके बाद मैश के पिता यहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन मैश को यहाँ पे क्रीम पफ खाना होता है, जिसके लिए मैश निकल जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना डैड। फिर मैश जैसे ही शहर पहुँचता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग जो जादू है वो जो है कर पा रहे हैं और वो रोज़मर्रा के जो काम है वो भी जो है जादू से करते हैं। मैश कहता है कि आखिरकार ये कैसे लोग हैं। तभी मैश यहाँ पे सिक्के देता है जो यहाँ पे मुड़ चुके होते हैं। मैश कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तभी मैश का जो स्कार्फ होता है वो जो है हट जाता है और यहाँ बंदे देख लेते कि मैश के चेहरे पे कोई निशान नहीं है। लेकिन मैश को कुछ समझ नहीं आता और वो क्रीम पफ लेके यहाँ से जो है निकल जाता है। तभी हम देखते कि मैश आगे जा रहा होता है, लेकिन वो एक पुलिस वाले से टकरा जाता है। पुलिस वाला फिर मैश को यहाँ पे डांटने लग जाता है और ये बोलते कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी जो मैश होता है वो जो होता है यहाँ पे कुछ करे उससे पहले ही यहाँ पे सीनियर पुलिस वाला आ जाता है और उस दूसरे पुलिस वाले को डांटने लग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे पुलिस वाला देखता है कि मैश के चेहरे पे कोई निशान नहीं है और वो मैश को पकड़ने वाला होता है, लेकिन मैश के पिता जल्दी आके मैश को जो है यहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैश के पिता मैश को डांट रहे होते हैं और ये बोलते कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें शहर में नहीं जाना। मैश बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। मैश के पिता कहते कि ठीक है, अब से तुम शहर में मत जाओ और सजा के तौर पे तुम अपनी जो ट्रेनिंग है वो जो है दोबारा रिपीट करोगे। मैश कहता है कि ठीक है, फिर मैश चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला यहाँ पे मैश को ढूंढते हुए आ चुका होता है और उसके पिता को पकड़ लेता है। तभी हम मैश को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ से जा रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम पुलिस वाले को देखते हैं जो यहाँ पे मैश के पिता को कह रहा होता है कि बताओ आखिरकार वो लड़का कहाँ पे है, तुमने उसे कहाँ पे छिपाया है। मैश के पिता कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। और वो मैशले को कहते हैं कि मैशले भाग जाओ जल्दी से यहाँ से। और यहीं पे मैशले के पिता अपने मन में कह रहे होते कि भले ही मैशले मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे मुझे जान से प्यारा है और कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे उसे जो है कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा लड़का नहीं है। तो यहाँ पे उसके पिता कहते हैं मैशले के कि हाँ भले ही वो मेरा बेटा ना है, लेकिन मैं फिर भी उसे जो है यहाँ पे पालूंगा। तभी हम मैशले को देखते हैं जो आते ही दरवाज़ा तोड़ देता है और यहाँ पे पुलिस वाले को घूरने लग जाता है। पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तुम मुझे घूरोगे। तभी एक पुलिस वाले के वो जो है कपड़े फाड़ देता है और यहाँ पे दूसरा पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तुम जो मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है तो आखिरकार तुम मुझसे लड़ोगे कैसे। मुझे तो तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है कि तुम एक छोटे से बच्चे मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर जो पुलिस वाला होता है वो जो होता है यहाँ पे सारे मैजिक को इकट्ठा करता है और सीधा मैशले के ऊपर फेंकता है, लेकिन मैशले उसे एक ही हाथ से साइड में कर देता है। ये देख के पुलिस वाला शौक में आ जाता है और ये कहता है कि इससे मैंने ड्रैगन को हराया है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने एक ही हाथ से उस मैजिक को साइड में कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो तुम्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाना होगा और पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि तुम मैजिक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम जो है काम के हो, तुम्हें पता ना हो। अगर तुम मैजिक नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि भगवान ने तुमको जो है स्वीकारा नहीं है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे डिवाइन विजनरी का जो पद है वो जो हासिल कर लिया तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हें स्वीकार लिया है और सभी लोग भी तुम्हें स्वीकार लेंगे। मैश के पिता मना करते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि भले मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन बाकी पुलिस वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, तो देख लो आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे। तो मैशले कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ और मैं यहाँ पे डिवाइन विजनरी बनूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि मैशले फाइनली मैजिकल स्कूल में आ चुका है, यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि इस बार का मैजिकल स्कूल का एग्ज़ाम मैं ही लेने वाला हूँ, चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से जो है बैठ जाइए। जिसके बाद सभी स्टूडेंट यहाँ देखने लग जाते हैं कि आखिरकार हमें बैठना कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि इनको सीट मिल जाती है और पेपर मिल जाता है। मैसले यहाँ पे देखते हैं कि सभी अक्षर इधर उधर भाग रहे हैं। फिर मैसले कहता है कि जल्दी से यहाँ पे शांत हो जाओ, मुझे तुम्हें सोल्व करना है। और मैसले पेन को तोड़ देता है। जो वर्ड होते हैं वो जो होते हैं डर जाते हैं और रुक जाते हैं और मैसले जो होता है पेपर को दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका भूल भुलैया का टेस्ट होता है और मास्टर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले बाहर निकलना होगा। फिर मैसले कहता है कि आखिरकार मैं इससे बाहर कैसे निकलूँगा। तभी मैसले को लेमन नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो मैसले के साथ चलने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो दोनों आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी लेमन मैशले को पकड़ लेती है और उसे धोखा दे देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। और ये जो होती है मैशले को छोड़कर चली जाती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो इस लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये लड़की कहती है कि शायद से यही जो है मेरा अंत है, क्योंकि मैंने एक शरीफ से लड़के को धोखा दिया। और मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तो मैसले एक ही बार में उसे एक घूसे से यहाँ पे ठीक कर देता है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है।
ये देख के लेमन बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना। तभी हम देखते कि मैसले पूरे जो यहाँ पे दरवाजे हैं उनको जो है तोड़ के सबसे पहले ही बाहर आ जाता है। लेकिन सभी लोग मैसले को चीटर कहने लग जाते हैं क्योंकि मैसले ने यहाँ पे दीवारों को तोड़ा है, जिसके बाद सभी लोग कहते कि इन्हें बाहर निकाल दो। तभी लेमन कहते कि शांत हो जाओ, मैसले ने यहाँ पे ये सब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोफेसर ने कहा था कि मैसले को यहाँ पर रोक लूँ और उसे जो है यहाँ पे बाहर ना आने दूँ ताकि वो मेरा सिलेक्शन करवा दे। तो ये प्रोफेसर यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी हेडमास्टर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से अभी जो है शांत हो जाओ प्रोफेसर, और मैसले तुम मेरे साथ चलो। फिर ये मैसले को लेके यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे ख़तरनाक टेस्ट दूंगा। और एक गुड़िया को ले आते हैं और ये बोलते कि जो ये गुड़िया है उसके अंदर तुम्हारे सबसे ज़्यादा कीमती बंदे की जान बसी हुई है, अगर ये गुड़िया यहाँ पे हिट होती है तो बंदा मर जाएगा। और हमें पता चलता है कि इस गुड़िया के अंदर मैसले के पिता की जान बसी होती है। तभी जो मैसले होता है वो जो होता है उस खंजर को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। और ये देख के प्रोफेसर यहाँ पे खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हो गया, मैं समझ गया कि तुम ज़्यादा सोचने पे यहाँ विश्वास नहीं करते हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मैशले फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर की क्लास चल रही होती है। मैशले यहाँ पे अजीब व गरीब हरकतें करने लग जाता है, जिसके बाद मैशले यहाँ पे अपने रूममेट से मिलता है जिसका नाम फिन होता है। फिन यहाँ पे मैशले को देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और ये कहता है कि अब मैं क्या करूँ। यहीं पे हम मैशले को देखते हैं तो हमेशा की तरह क्रीम पफ खा रहा होता है और मैशले को क्रीम पफ बहुत अच्छा लगता है। तभी मैशले कहता है कि असल में मैं अपनी झाड़ू नहीं लेके आया, क्या मैं तुम्हारी झाड़ू ले सकता हूँ। तो फिन कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी झाड़ू उड़ाने वाली क्लास होती है, लेकिन मैशले से झाड़ू ऊपर नहीं आ रहा होता। तभी एक बंदा उसके ऊपर हंसने लग जाता है, तो मैशले एकदम से एक पैर मारता है और झाड़ू उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुमने तो चीटिंग करी है। तभी टीचर कहते कि हम लोग यहाँ पे उड़ेंगे। फिर वो बंदा कहता है कि चलो हम लोग रेस करेंगे, जिसके बाद वो बंदे रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैशले जीत जाता है और एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाता है। तभी फिन कहते हैं कि मुझे पता है कि मैशले ने झाड़ू को फेंका और फटाफट झाड़ू के ऊपर जो है बैठ गया और जिसके बाद ही वो जो है जीत गया। तभी एक लड़का यहाँ पे आ जाता है और वो मैशले को बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो, हम लोग क्यों ना स्कूल के बाद मिले यहाँ पे। तो मैशले कहते हैं कि ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैशले जो होता है क्रीम पफ बना रहा होता है और ये कहता है कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। मैशले अपनी मीटिंग भूल चुका होता है। फिर यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। नेक्स्ट सीन में जो मैसले होता है वो यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कल तुम आए नहीं। तो मैसले बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुमसे फिर मिलूँगा। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें डिवाइन विजनरी बना सकता हूँ। तो मैसले यहाँ पे सारी बातें उसकी जो है मानने लग जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे वो बंदे जो है फिन को पकड़ लेते हैं और फिन को यहाँ पे जो है टॉर्चर करने लग जाते हैं। तभी मैशले यहाँ पे आ जाता है और मैशले आते ही यहाँ पे उस बंदे के मुंह पे एक घूसा मार देता है। अब ये देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो टीचर होता है वो भी जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने जो उसे मारने की कोशिश कैसे करी। तभी जो मैशले होता है वो जो होता है टीचर को भी यहाँ पे जमीन में गाड़ना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट ने प्रिंसिपल फिर से मैसले को बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि तुमने उस टीचर को अच्छा सबक सिखाया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे जो डिवाइन विजनरी है वो जो है बनोगे। मैशले कहता है कि आपका शुक्रिया। फिर तभी हम देखते कि वाइन नाम का बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें अपनी जो टीम है उसमें जो है शामिल करना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही सभी बंदे यहाँ बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं और यहाँ मैशले कहता है कि टीम, मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वाइन मानता नहीं और शामिल कर। फिर यहीं पे हम देखते कि मैच स्टार्ट हो चुका होता है। सभी बंदे यहाँ पे मैच को खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी सभी बंदों का ध्यान मैच के ऊपर जाता है जो उड़ भी नहीं रहा होता और सभी बंदे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी यहाँ पे जो वाइन होता है वो जो है नीचे आता है और ये बोलता है कि देखो, तुम्हें अपने अंदर जीतने का जज्बा लाना होगा और यहाँ पे एक बास बनना होगा जो हमेशा यहाँ पे हर मुसीबत में खड़ा रहता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पे मुझे जिताओगे। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आता है और इस वाइन नाम के बंदे को नीचे गिरा देता है और ये बोलता है कि अब तुम नहीं जीतने वाले। वाइन बोलता है कि मैच प्लीज़ तुम ट्राई करो यहाँ पे जो है जीतने का, मैं बस तुम्हारी ट्राई देखना चाहता हूँ। तो मैच बोलते हैं कि ठीक है। तभी हम देखते कि मैच यहाँ पे हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है।
असल में मैच बहुत तेज़ी से अपने पैरों को घुमा रहा होता है, जिससे वो हवा में उड़ रहा होता है। फिर मैच जो होता है बॉल को ले लेता है और लगातार यहाँ पे बॉल को जो है गोल में डालता रहता है और इसी तरह ये मैच को जीता जाता है और मैच को यहाँ पे सिल्वर कॉइन मिल जाता है। तभी वाइन यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि तुमने हमारी टीम को जिता दिया, तुम सही में बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे हो और तुम हमेशा के लिए हमारी टीम में आ गए हो। नेक्स्ट सीन में लेमन और यहाँ पे वैन अपनी अपनी टीम में से लाए जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक लेंस नाम का बंदा आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि यहाँ पे कुछ मज़ेदार हो रहा है। तो यहाँ मैश बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी मज़ेदार नहीं हो रहा। लेंस तभी एकदम से इन तीनों को यहाँ पे पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो बाहर मिलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लेंस से मिलने के लिए मैश आ चुका होता है और ये दोनों आमने सामने होते हैं। लेंस कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे से जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त और एक सिल्वर कॉइन दूंगा। ये कहते ही लेंस यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी जो मैश होता है वो जो होता है यहाँ पे नीचे से जड़ निकाल के जो लेंस होता है उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान जो जो लेंस का लॉकेट होता है वो जो होता है मैश के पास आ जाता है। लेंस बोलते कि मुझे वो रैकेट वापस करो, तो यहाँ पे मैश कहता है कि ठीक है ये लो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेंस कह रहा होता है कि मैं इसको नीचे फेंकने वाला हूँ, अगर तुम इसे पकड़ पाए तो ये तुम्हारा वरना ये मेरा। और यहाँ पे लेंस कहता है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए एक हैवान भी बन सकता हूँ। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन बीमार होती है और एक बीमारी के चलते उसकी रेखाएं मिट रही होती हैं और उसके माता पिता कहते हैं कि हम इसे सरकार को सौंप देंगे, उसके बाद जिसको जो करना है वो करेगा। लेकिन लेंस कहता है कि नहीं, मैं एक डिवाइन विजनरी बनूंगा और मैं यहाँ पे इस रूल को जो है चेंज कर दूंगा। जिसके बाद वो जो होता है बोतल को नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी मैस यहाँ पे अपने असली फॉर्म में आता है और उस बोतल को यहाँ पकड़ के ऊपर ले आता है, वो भी जो है दौड़ के। लेंस कहता है कि ठीक है अब मैं हार मानता हूँ और वो यहाँ से निकल जाता है इसको सिल्वर कॉइन दे के और उसके दोस्तों को दे के। जिसके बाद हम देखते हैं पे हम मैश को देखते हैं जो यहाँ पे कॉइन को देख रहा होता है और यहाँ पे तभी फिन को याद आता है कि वो असाइनमेंट बनाना भूल गया। तभी लेंस यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा असाइनमेंट बनाने में। नेक्स्ट सीन में ये लोग असाइनमेंट बनाने के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ पे लेंस कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इसकी चीख को रोकना होगा। फिन जो होता है चीख को रोकने की जो है यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है और फिन तो यहाँ पे इसको रोक भी लेता है, लेकिन मैश इसकी साइज को ही बड़ा कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मैश होता है वो एक थप्पड़ मारता है और मूली को शांत कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे लेंस उन्हें जो है बनाकर दिखाता है कि कैसे उन्हें पोशन को बनाना है। फिर मैश भी वैसे ही बनाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैश क्रीम पफ बना देता है। ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, लेकिन ये लोग कितने भी ट्राई कर लें मैश लास्ट में क्रीम पफ ही बनाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इनकी बाहर आने वाली क्लास हुई हुई होती है और यहाँ पे जो मास्टर होता है ये कहता है कि आज तुम्हारी क्लास है और जिसके अंदर तुम्हें सिल्वर कॉइन बनाने का मौका मिलेगा। तभी रेड नाम का यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, तुम जो है मुझसे दूर रहो। तभी लेमन मैश के पास आ जाती है और ये देख के रेड जो होता है पूरी तरह से पागल हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार लड़कियाँ तुम्हारे पास कैसे आ रही हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। तभी टीचर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम देख ही रहे होगे कि अगर तुम इस तरह के बिच्छू को पकड़ लेते हो और उसके सर का मणि ले आते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक सिल्वर कॉइन मिल जाएगा, चलो जाओ अब जल्दी से। फिर ये लोग जंगल में जाते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि यहाँ पे जो मैश है वो खो चुका है और वो जो होता है रेड को मिलता है। जिसके बाद रेड और मैश यहाँ पे लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो यहाँ पे किसी लड़के से डर के भाग रही होती है। तभी जो रेड होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उस लड़के को एक ही बार में यहाँ सबक सिखा देता है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे रेड को बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। तभी जो रेड होता है वो तो यहाँ पागल ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो लड़की असल में जो है मैजिक कर रही है। फिर वो मैश के पास आती है, लेकिन वो मैश के ऊपर कितना ही मैजिक कर ले मैश को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर लड़की कहती है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है। तभी यहाँ पे वो लड़की जो होती है रेड के पास दोबारा जाती है और ये बोलती है कि मुझे एक बंदे ने पकड़ रखा है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और रेड यहाँ पे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो वाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे इनसे जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। रेड भी जो होता है यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन जो वाइट होता है वो जो है रेड को बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर यहीं पे वाइट बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे यहाँ पे 10 हमलों से बच गए तो मैं यहाँ पे इस लड़के और उस लड़की को जाने दूंगा। तो रेड बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और फिर जो वाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले वो यहाँ पे पहला हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो रेड होता है पहले हमले में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे
जो वाइट होता है वो लगातार रेड के ऊपर हमला करते जाता है और रेड को बोलते क्या हुआ, तुम तो मेरे यहाँ पे पहले हमले से ही ढेर हो गए। तभी जो रेड होता है वो जो होता है खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वाइट के साथ जो है आ चुकी होती है और यहाँ पे वो लड़की हंस रही होती है कि तुम कैसे बंदे हो, तुम जो है मेरे झांसे में आ गए। तभी यहाँ पे जो मैश होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर जो मैश होता है वो जो होता है उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और एक ही हमले से वो जो होता है वाइट को नीचे गिरा देता है और वाइट को पूरा जो है खूनम खून कर देता है। मैश बोलते क्या हुआ, अभी तो मैंने पहला ही हमला किया है, अभी तो मेरे 9 हमले बाकी हैं। तभी वाइट बोलता कि अगर इसने मेरे ऊपर एक और हमला भी किया तो मैं मारा जाऊंगा। तभी हम देखते कि एक बहुत बड़ा बिस्ट इसके पीछे आ जाता है, लेकिन मैश एक ही बार में एक घूसा मार के उड़ा देता है और साथ ही एक स्टार नीचे गिरता है जिससे मैश को कॉइन मिलेंगे। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैश जो होता है सीधा लड़की के पास जाता है। लड़की जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मैश उसे यहाँ पे देखता है कि वो रो रही है। तभी जो मैश होता है उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैश जो होता है लड़की को उठा के पटक देता है और यहाँ पे लड़की हार जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मैश यहाँ पे आ जाता है अपनी टीम के पास। टीम वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जो रेड होता है वो मैश से माफ़ी मांगता है। तभी यहाँ पे लेंस कहता है कि तुम्हें बाकी डोम के जो बंदे हैं उनसे जो है बच के रहना होगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे कॉइन के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब जो है गोल्डन जो कॉइन है वो जो है आ चुका है। मैच कहते हैं क्या यहाँ पे और भी डोम है, तो यहाँ फिन कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मैच पहली बार यहाँ पे आया होता है। सभी बंदे सिंह पकड़ के यहाँ पे जो है डोम में जा रहे होते हैं। यहाँ पे सिंह वाला मास्टर बोलता है कि मुझे पता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो मैश का मन पड़ता है उसे पता चलता है कि इसके मन में सिर्फ जो है यहाँ पे क्रीम पफ के बारे में ही चल रहा है और ये कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि मैच जाएगा एल्डर डोम में। फिर नेक्स्ट सीन में मैच को देखते हैं जो गुम हो चुका होता है और वो दूसरे डोम के बंदों के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक सायोनारा। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी माँ के साथ खुशी से रहा करता था, लेकिन एक दिन किसी दरिंदे ने उसकी माँ को मार डाला, जिसके बाद उसने तय किया कि वो दरिंदे को मार डालेगा। अब कहानी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हारुटो नाम के लड़के को बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हारुटो बोलता है ठीक है, मैं भी तुमसे ही शादी करूंगा। अब इसी उम्मीद को लेके यहाँ पे हारुटो अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक बस में बैठा होता है, लेकिन जो बस होती है उसका जो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें हारुटो मर जाता है। जिसके बाद जो हारुटो की सोल होती है वो यहाँ पे रियो नाम की एक बॉडी में रिकानेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रियो की सोल भी इसी के अंदर ही होती है। हारुटो की सोल बोलती कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए था, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी कुछ बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और रियो को देख के बोलते कि तुम अभी तक जिंदा हो, हमें लगा कि तुम बुखार के मारे अब तक मर चुके हो। जिसके बाद ये बंदे बैठ जाते हैं और यहाँ पे खाना निकाल रहे होते हैं। यहीं पे रियो देख के बोलता है क्या ये बंदे मुझे खाने के लिए देंगे, क्योंकि पूरे 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। तभी एक बंदा बोलता है कि रियो तुम फटाफट बाहर चले जाओ और नहा लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। फिर जो रियो होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे जो बेरिस होते हैं उनको तोड़ के खा रहा होता है और यहाँ पे ये याद करता है कि कैसे ये अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहा करता था। इसकी मम्मी कहा करती थी कि तुम बिल्कुल अपने जो है फादर पे गए हो। रियो कहता है कि मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और यहाँ पे मेरी मदर को उस दरिंदे ने मार डाला था, अब मुझे उसको मारना है और मैं सिर्फ उसी के लिए जिंदा हूँ। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और ये बोलती हैं क्या तुमने यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको देखा हुआ है, तो रियो मना कर देता है। तभी एक लड़की आगे आती है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ अपनी पावर को फैला देती है ताकि वो राजकुमारी के ओरा को पकड़ सके। यहीं पे हम रियो की स्पिरिचुअल पावर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा होती है और कोई भी इसको नहीं देख पा रहा होता है। यहीं पे कैस्टिलिया नाम की एक लड़की
रियो को कुछ पैसे देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है खाना खा लेना, और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब रियो पैसे पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये यहाँ पे फटाफट भाग के अपने जो है घर में जा रहा होता है। और जैसे यहाँ पे आता है एक बंदा रियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका जो हमला होता है वो पैसे वाली पोटली पे लग जाता है, जिससे पोटली टूटती है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। तभी रियो साइड में देखता है और ये देखता है कि इस बंदे ने यहाँ पे जितने बंदे थे उन सभी को मार डाला है। फिर रियो जो होता है अपनी फिजिकल पावर को यहाँ पे जो जगा लेता है और सीधा इस बंदे से भिड़ने के लिए आ जाता है और उसको उठा के पटक देता है, और जो बंदा होता है वो बेहोश हो जाता है। तभी रियो को एक आवाज आती है और रियो उस आवाज के पास जाता है और वहाँ पे एक लड़की बंदी होती है, और ये लड़की वही राजकुमारी होती है जिसको वो लड़कियां ढूंढ रही थी। अब राजकुमारी अपने आसपास देखती है और ये देखती कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो मरे हुए हैं। ये देख के राजकुमारी बेहोश हो जाती है। अब रियो राजकुमारी को बाहर लेके आता है, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को लगता है कि रियो ने ही उस राजकुमारी को किडनैप किया है और लड़कियां उसे जो है थप्पड़ मार देती हैं। लेकिन जो रियो होता है ये बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हमें उसका नहीं पता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि तुमने राजकुमारी को पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, जब तक तुम यहाँ पे कैद में रहोगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो को पकड़ के यहाँ पे बांधा गया होता है और यहाँ पे जो रियो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी जो चार्ल्स होता है ये बोलता है कि देखो बच्चे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जो गलतियां हैं उनको जो है मान लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चार्ल्स रियो को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो यहाँ पे होश में आ जाती हैं और राजकुमारी बोलती कि आखिरकार मुझे यहाँ पे कौन लेके आया। जिस पे लड़कियां कहती कि आपको एक लड़के ने किडनैप कर रखा था और वो आपको लेके बाहर भाग रहा था, लेकिन हमने जो है उसको पकड़ लिया और उसको जो है कैद खाने में डाल दिया। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि नहीं, उसी लड़के ने मेरी जो है जान बचाई है। फिर लड़कियां जल्दी से रियो के जो है पास जा रही होती है। नेक्स्ट सीन हम चार्ल्स को देखते हैं जिसने रियो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रखा होता है और ये और भी ज्यादा मार रहा होता है इसको। तभी जो लड़कियां होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये सब देख लेती हैं। जो चार्ल्स होता है वो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये एक निर्दोष बंदे को इतना मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रियो जागता है और वो देखता है कि उसके सामने जो कैस्टिलिया है वो जो है बैठी होती है, और रियो यहाँ पे अपनी चोटों को देखता है जो हील हो चुकी है। तो यहाँ पे कैस्टिलिया से पूछता है क्या तुमने मेरी चोटों को हील किया है, जिसपे कैस्टिलिया कहते कि हाँ। तो रियो कहता है क्या तुम मुझे जो हीलिंग मैजिक है वो सिखा सकती हो। तो यहाँ पे कैस्टिलिया कहते कि तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे जो महाराज है वो अपनी गलती को मानते हुए तुम्हें जो रॉयल एकेडमी में भेजेंगे और तुम्हारी जो फीस है वो भी महाराज भरेंगे, और तुम वहाँ पे पढ़ के बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो है सीख सकते हो। हीलिंग स्पेल नहीं, तुम बाकी जो स्पेल है वो भी जो है सीख सकते हो। नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है महाराज के पास आ जाता है और महाराज बोलते कि हमें माफ करना क्योंकि आपने मेरी बेटी की जान बचाई थी और आपको ये सब जो है झेलना पड़ा, लेकिन इसकी भरपाई में हम आपको जो रॉयल एकेडमी है उसमें जो है भेज रहे हैं, आप उसमें रह के पढ़ाई कर सकते हो। रियो जो है महाराज को थैंक यू बोलता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैस्टिलिया होती है वो रियो को रॉयल एकेडमी में ले आती है और कैस्टिलिया रियो से पूछती है क्या तुम्हें पढ़ना और जो लिखना है वो आता है। तो रियो बोलता है कि नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो कैस्टिलिया बोलती कोई बात नहीं, स्कूल के बाद मैं तुमको एक्स्ट्रा क्लास दूंगी और तुमको पढ़ना और लिखना सिखा दूंगी। रियो कैस्टिलिया को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो क्लास में आ जाता है। कैस्टिलिया बोलते कि बच्चों ये जो हमारा नया स्टूडेंट है। अब रियो सभी को जो है हेलो बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो रियो को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और रियो भी इस बात को समझ जाता है। फिर रियो चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाता है और कैस्टिलिया पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद इनकी जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जो रियो होता है वो कैस्टिलिया के पास जाता है और यहाँ पे कैस्टिलिया जो है बाहर आती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तुम बाहर नहीं देख सकते कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं बिजी हूँ, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पे रियो बड़े प्यार से बोलते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना नहीं आता। अब कैस्टिलिया को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और ये बोलते ठीक है चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा देती हूँ। जिसके बाद रियो भी अंदर आ जाता है और यहाँ पे रियो देखते कैस्टिलिया का पूरा रूम जो होता है बिखरा होता है। कैस्टिलिया बोलती कि मुझे माफ करना, मेरा जो रूम है वो थोड़ा गंदा है, रुको मैं इसे अभी जो है साफ कर लेती हूँ। और कैस्टिलिया किताबों को उठाना स्टार्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में कैस्टिलिया और रियो यहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे कैस्टिलिया जो होती है रियो को कुछ सम देती है और ये उसे सोल्व कर देता है। कैस्टिलिया बोलती कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। तभी जो हारुतो की स्पिरिट होती है ये बोलती कि सवाल मेरे लिए पहले से ही आसान है क्योंकि मैंने ये सब कॉलेज में पढ़ रखा है। कैस्टिलिया कहते कि तुम सही में काफी कमाल के हो। रियो बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जो होते हैं तलवारबाजी कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है वो अपने मास्टर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और रियो काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हारुतो को पहले जो तलवारबाजी है वो जो सिखाई गई होती है उसके ग्रैंडपा द्वारा। अब इसी तरह रियो यहाँ पे इस एकेडमी में 1 साल बिता लेता है और यहीं पे रियो टेस्ट दे रहा होता है और रियो टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहा होता है। तभी जो हारुतो की स्पिरिट होती है वो यहाँ पे अपनी जो पुरानी दोस्त है उसको जो याद कर रहा होता है और इसी लड़की ने हारुतो से वादा किया था कि वो इससे जो शादी करेगी। यहीं पे जो रियो होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे किसकी याद आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम रियो का रिजल्ट देखते हैं जो यहाँ पे टॉप मार चुका होता है। अब रियो को टॉप देख के सभी जो नॉवेल्स के बच्चे होते हैं वो गुस्सा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर कहते हैं कि देखो यहाँ पे मैंने 4 बच्चों को चूज किया है जो रॉयल जो कैनाइट है वो बनने के काबिल हैं और अब जो है वो आगे आएंगे और टॉप स्टूडेंट में हमारा जो रियो होता है वो भी होता है। अब रियो का नाम सुन के सही बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है क्या ये बेवकूफ भी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट लेगा, तो यहाँ पे इसके मास्टर बोलते कि देखो रियो ने ये सब चीजें जो है अपनी मेहनत से कमाई है इसलिए मैं इसे पूरा जो है मौका दूंगा। नेक्स्ट सीन में रियो की मास्टर बोलती कि रियो वैसे तुम काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हारी जो हाइट है वो भी जो मुझसे बड़ी हो चुकी है। कैस्टेलिया बोलती कि वैसे तुमने यहाँ पे काफी जो अच्छे नंबर है वो जो है लिए थे अपने जो है टेस्ट में और तुम एक टॉप स्टूडेंट भी बन चुके हो। फिर यो कहते कि जैसे ही मैं स्कूल का काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ पे कोई कैनाइट नहीं बनूंगा, मैं एक एडवेंचरर बनूंगा और यहाँ से जो है चला जाऊंगा। अब ये सुन के कैस्टेलिया जो होती है थोड़ा सा उदास हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तुम यहीं पे रहो, अगर तुम चले जाओगे तो आखिरकार मुझे चाय बना के कौन देगा। लेकिन जो रियो होता है वो कैस्टेलिया की बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा होता है। अब कैस्टेलिया का मन तो नहीं होता लेकिन वो कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रियो का जो मैच होता है वो होने वाला होता है। यहीं पे जो अनाउंसमेंट होता है ये बोलता है कि अभी जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो मैच के लिए तैयार होता है। तभी उसके साइड में जो लड़का होता है वो बोलते ही कचरे तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम नहीं जीत पाओगे। लेकिन जो रियो होता है वो इसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो का जो मैच होता है वो चार्ल्स से हो रहा होता है। अब रियो और चार्ल्स यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ल्स जो होता है रियो पे काफी खतरनाक जो अटैक होता है वो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रियो होता है फिर भी चार्ल्स को हरा देता है। चार्ल्स बोलता है कि मुझसे जो तलवार है वो जो फिसल गई है, अभी जो है मुझे एक रीमैच चाहिए। अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने यहाँ पे इतने छोटे बच्चे पे इतने खतरनाक अटैक किए, अब हार गए हो तो यहाँ पे जो है बहाने बना रहे हो, चुपचाप से निकल जाओ और इसे माफी मांग लो। जिसके बाद चार्ल्स होता है ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना रियो, और ये बोलने के बाद चार्ल्स गुस्से में निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स जो होता है रीस से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे उस लड़की को जो है बर्बाद करना है। रीस बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, हम लोग जो रियो है उसे जो है बर्बाद कर देंगे। यहीं पे हम कैस्टेलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बच्चों कह रही होती कि तुम लोग अभी अपना जो मैजिक है वो दिखाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें अपने मैजिक की जो पावर है वो कैसे बढ़ानी है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैजिक करना नहीं आता, और ये रियो की बात कर रहा होता है। लेकिन जो रियो होता है वो इससे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में बच्चे अपने मैजिक को करके दिखाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे कैस्टेलिया कहते हैं ये काफी अच्छा था, अब मेरी बारी है। फिर कैस्टेलिया अपने जो मैजिक है उसे जो है करके दिखाती है और यहाँ बच्चे जो होते हैं मैजिक देख के काफी खुश हो जाते हैं और रियो को भी ये सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं। तभी जो अल्फोंस होता है ये बोलता है कि देखो यहाँ पे हमें जो है जंगल से बाहर निकलना है, लेकिन टीचर ने जो रास्ता बताया है वो जो है थोड़ा लंबा है, मैं इससे छोटा रास्ता जानता हूँ, हम लोग उससे बड़े आराम से जो है निकल सकते हैं। तभी एक लड़की बोलती क्या सही में जो यहाँ पे शॉर्टकट है वो लेना ठीक रहेगा, और इस सभी को बोलती कि टीचर ने जिस रास्ते से हमें जाने को बोला है हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लड़की की कोई बात नहीं मानता, जिसकी वजह से लड़की को चुप हो जाना पड़ता है। तभी एक लड़का रियो को बोलता है कि तुम हमारा सामान है वो उठा लो, तो रियो बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जो रियो होता है वो जो होता है सामान उठा के इनके जो है पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट जो होते हैं अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो गोबलिंग्स हैं उनको जो है हरा देते हैं। और गोबलिंग्स को हराने के बाद ये सभी काफी खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के यहाँ पे डेड एंड आ जाता है। सभी बच्चे अल्फोंसो को बोलते कि बताओ अब मैं कहाँ से जाना है। यहाँ पे अल्फोंसो कुछ बोले उससे पहले
पहले यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब गोबलिंग्स को देख के बच्चे जो है काफी यार डर जाते हैं और यहाँ पे एक बच्चे का धक्का राजकुमारी को लग जाता है और राजकुमारी पहाड़ से नीचे गिर रही होती हैं। लेकिन तभी रियो स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और वो राजकुमारी को ऊपर जो है रख देता है, लेकिन खुद पहाड़ के नीचे जो है गिर जाता है। अब सभी बच्चों को लगता है कि जो रियो है वो जो है मर गया है। तभी यहाँ पे एक लड़की जो होती है गोबलिंग्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और जो गोबलिंग्स है वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं और राजकुमारी उन बंदों को हील कर रही होती है जिनको चोट लगी होती है। यहीं पे रियो सोचता है कि आखिरकार मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया। मैं ऊपर से जो है नीचे गिर रहा था लेकिन एकदम से मैं रुक गया और यहाँ पे जो है सेफली उतर गया। यहीं पे राजकुमारी को काफी बुरा लग रहा होता है और ये बोलती कि हमें रियो को नीचे ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन बच्चे बोलते कि नहीं वो तो मर चुका होगा इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। तभी एकदम सिंह के सामने बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है आ जाता है। मॉन्स्टर को देख के ये सभी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे बच्चों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख के राजकुमारी और ज्यादा डर जाती है। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो राजकुमारी के ऊपर हमला करने वाला होता है। राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी जो रियो होता है वो बीच में आ जाता है और मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है रियो के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन रियो उसके हमले से बच जाता है और सीधा उसकी जो मुंडी है उसे जो है काट के अलग कर देता है। तभी रियो देखता है कि यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। रियो बच्चों को देख के फटाफट यहाँ से जो है भाग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में रीजर को देखते हैं जो यहाँ पे रियो को देख रहा होता है और ये बोलते हैं कि इस बच्चे में जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है, इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि जो रियो है उसी की गलती है, उसी की वजह से ये सब हुआ है, उसे यहाँ पे देखते ही मारने का जो हुक्म जारी कर दिया जाए। जो रियो है वो जो एक देशद्रोही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बड़ी उदास बैठी होती है और वो रियो के बारे में सोच रही होती है। तभी वो देखती कि रियो उसके साइड में आ चुका है और सीधा रियो को गले लगा लेती है और ये रियो से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। रियो बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जल्दी ही यहाँ से जो है निकलना होगा। जिस पे टीचर बोलती कि बिल्कुल सही, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है तुम्हें मारने के लिए भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। वैसे इसका मतलब यही है ना कि हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो रियो बोलते कि नहीं हम लोग मिलेंगे, अगर आप चाहें तो मुझे जो लेटर है वो जो है लिख सकती हैं, लेकिन आप लेटर के ऊपर हारुतो नाम का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं अभी तक जो है जिंदा हूं। जो कैस्टिलिया होती है ये बोलती कि ठीक है मैं यही जो है करूंगी। वैसे तुम अब यहाँ से निकल के कहाँ पे जाओगे? तो रियो बोलते कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि मैं अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से निकल के अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जो है जाऊँगा और वहाँ पे जाके जो मेरे माता पिता हैं उनके बारे में पता लगाऊंगा और मैं उस बंदे के बारे में ही पता लगाऊंगा जिस बंदे ने मेरी जो है माँ को मारा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कैस्टिलिया बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। रियो बोलते कि आपने पहले ही मेरी काफी हेल्प कर रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बोलने के बाद जो रियो होता है वो यहाँ से निकल जाता है। यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जा रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके। तभी रियो एक टाउन में पहुँचता है और ये तय करता है कि ये कुछ समय इस टाउन में ही रहेगा और रियो यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर आ जाता है। फिर टाउन के अंदर रियो घूम रहा होता है, तभी यहाँ पे एक बंदा उसको बुलाता है और ये बोलता है क्या तुम नूडल्स खाना चाहोगे? तभी हारुतो की स्पीड बोलती कि जापान में मैंने काफी नूडल्स खाए हैं, लेकिन यहाँ के नूडल्स कैसे होंगे ये मुझे नहीं पता। फिर जो रियो होता है वो उसके पास आता है। बंदा बोलते कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम फ्री में भी खा सकते हो एक बाउल। तो यहाँ पे रियो बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मेरे पास जो है पैसे हैं, आप मुझे एक जो बाउल है वो दे दीजिए। फिर ये बंदा इसको एक बाउल खाने को जो है दे देता है। रियो जो होता है यहाँ पे इसको खाता है और इसको जो है बहुत ज्यादा ये जो है अच्छा लगता है और रियो खाने के बाद बोलता है ये काफी टेस्टी है, क्या तुम मुझे मेरे सफर के लिए भी इसको जो है पैक कर सकते हो? जिसपे बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं इसे पैक कर दूं, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तो वहाँ पे तुमको एक शॉपिंग मॉल मिलेगा, तुम वहीं से जो इसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट में जो रियो होता है वो शॉपिंग मॉल में चला जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और रियो को घुमा रही होती है। रियो जो होता है अपने पसंद के जो सामान होता है उनको जो है ले लेता है। नेक्स्ट सीन में रियो चाय पी रहा होता है और वो लेडी को बोलता है क्या मैं यहाँ से एक लेटर जो है लिख सकता हूँ? लेडी बोलती कि हाँ तुम यहाँ से लेटर लिख सकते हो। फिर जो हारुतो है वो कैस्टिलिया के लिए एक चिट्ठी लिखता है यहाँ पे जो हारुतो नाम से। फिर नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की जो है गिरी होती है। तो रियो उसको उठाने जाता है तो वो लड़की सीधा रियो के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद रियो और वो लड़की
यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है उस विजुअल पावर का इस्तेमाल करके जो लड़की है उसके सारे हमले को डॉज कर रहा होता है और रियो सीधा यहाँ पे उस लड़की को पकड़ता है और उसे उठा के जो है पटक देता है और जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे नीचे गिर जाती है। फिर रियो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन तभी रियो नोटिस करता है कि उसके गले में जो गुलामों वाली चेन है वो है, तो रियो यहाँ पे अपने मैजिक से उस गुलामों वाली जो चेन है उनको जो है तोड़ देता है। फिर हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी दूसरे वर्ल्ड से रिकानेट होके यहाँ पे आ गई थी, लेकिन ये एक बीस्ट गर्ल बनी थी और इस लड़की का नाम लतीफ़ा होता है। लतीफ़ा यहाँ पे अपने गले में चेन को नोटिस करती है जागते ही। तभी ये देखती कि यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इसको बिल्कुल गुलामों की तरह ही ट्रीट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में लतीफ़ा यहाँ पे होश में आ जाती है। रियो ने उसके जो हाथ हैं उनको जो है बांध दिया होता है और रियो पूछता है कि बताओ आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश क्यों करी। लतीफ़ा कहती है कि मुझे ये करने के लिए किसी ने कहा था। रियो बोलता है किसने। फिर लतीफ़ा कहती है कि मैं उसका नाम नहीं जानती और ये उसका हुलिया जो है बताने लग जाती है। फिर रियो कहता है ठीक है मैं समझ गया, जिसके बाद रियो लतीफ़ा को जो है आज़ाद कर देता है और ये कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से अब जा सकती हो। अगर तुम यहाँ से साउथ की साइड में जाओगी तो वहाँ पे तुमको अपने जैसे जो बंदे हैं वो मिल जाएंगे। तभी लतीफ़ा कहती है क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि तुमने अभी तो मुझे मारने की जो है कोशिश करी, आखिरकार मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। जिस पे लतीफ़ा कहती कि अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पे ये बेड़ियाँ फिर से पहना दीजिए, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलिए। रियो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर इतना जो भरोसा है वो क्यों कर रही हो। जिस पे लतीफ़ा कहती है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं करी। फिर रियो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे लतीफ़ा कहती है कि मेरा नाम लतीफ़ा है। फिर रियो और लतीफ़ा यहाँ से जो है साथ में जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो लतीफ़ा के लिए एक सैंडविच जो है बनाता है और ये लतीफ़ा को ये जो है खाने को देता है। लतीफ़ा बोलती है क्या मैं सही में इसे खा सकती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ जो गुलामों वाला खाना है वही खाया है। तो यहाँ पे रियो कहता है कि तुम इसे खा सकती हो। लतीफ़ा खाते वक्त काफी जहर हो रही होती है और ये बोलती कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से चल रहे होते हैं, लेकिन जो लतीफ़ा होती है वो थक जाती है। रियो बोलते हैं ठीक है हम लोग यहीं पे जो कैंप है वो लगा लेते हैं। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जिसके पास जो रियो का लेटर है वो आ चुका होता है। कैस्टिलिया लेटर को देख के काफी खुश हो जाती है। यहीं पे जो रियो होता है वो यहाँ पे लतीफ़ा के लिए जो नूडल्स होता है वो बनाता है। लतीफ़ा को जो नूडल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और लतीफ़ा जो यहाँ पे रियो को बोलती कि ओनी चान ये जो नूडल्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो लतीफ़ा होती है वो यहाँ पे सो रही होती है। यहीं पे जो रियो है वो भी इसके पास ही लेटा होता है। यहीं पे लतीफ़ा नींद में टोक्यो और मदर और फादर को जो है यहाँ पे याद कर रही होती है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो लतीफ़ा के पास आ जाता है और उसे जो है चुप कराता है और ये सोचता है क्या सही में जो लतीफ़ा है वो भी मेरी तरह यहाँ पे जो रिकानेट हुई है जो टोक्यो है वहाँ से। अभी हम रियो को देखते हैं जो बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर एक जो बीस्ट होता है वो आ जाता है और वो रियो को देख के गुस्सा हो जाता है। फिर वो जो बीस्ट होती है वो यहाँ पे लड़की वाला फॉर्म ले लेती है और यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि इस बंदे ने एक बीस्ट गर्ल को जो है किडनैप कर रखा है और उसे जो है अपना गुलाम बना रखा है। और यहीं पे जो रियो होता है वो इनको समझाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अलग होती है, इसलिए ये लोग रियो की बात को नहीं समझ पा रहे होते। ये लोग जो होते हैं रियो को यहाँ पे जो है पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग रियो को लेके एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे रियो को बेड़ियों से जो है बांध रखा होता है और ये लोग कहते हैं कि गुलाम तुम जो है चुप हो जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। रियो बोलते कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये लोग रियो की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही इनको जो भाषा है वो समझ नहीं आ रही होती। तभी जो लतीफ़ा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और सीधा रियो के गले लग जाती है। लड़कियां बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, इसने तुम्हें जो है किडनैप कर रखा था। लतीफ़ा बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मेरी जो हेल्प की है। यहाँ पे जिस बंदे ने मुझे किडनैप कर रखा था इसने जो है वहाँ से मुझे छुड़ाया था और ये जो है मेरे बड़े भाई हैं। तभी जो इनकी लीडर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों से काफी बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि प्लीज हमें जो है माफ कर दीजिएगा हमारी जो है इस गलती के लिए। और जो यहाँ पे लेडी होती हैं ये बोलती कि प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिएगा और आज रात आप यहीं पे जो है रुक जाइए। फिर नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो लेडी होती है वो यहाँ पे रियो को लेके आती है। रियो देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ जो बीस्ट है वही जो है रहते हैं। फिर लेडी जो है रियो को लेके ऊपर जाती है और यहाँ पे
एक ड्राफ्टमैन और एक जो एल्फ होते हैं वो भी होते हैं। फिर जो लेडी होती है वो सारी बातों को बताती है। यहीं पे ये लोग बोलते कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोगों से यहाँ पे जो है गलती हो गई। तभी यहाँ पे छोटा वाला ड्राफ्टमैन होता है, ये बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पे एल्फ बोलता है कि असल में हमसे एक गलती हो गई है, हम लोग इसे गलती से यहाँ पकड़ के ले आए थे। तो ड्राफ्टमैन बोलते कि प्लीज आप हमें माफ कर दीजिएगा और माफी के बदले में आप कोई लड़की को पिक कर सकते हो यहाँ से। रियो बोलते कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम तो गुड बॉय हो। तभी जो स्पिरिट ऑफ अर्थ होती है वो आ जाती है और ये बोलते कि तुम्हें मैंने फाइनली ढूंढ लिया। रियो बोलता है कि आखिरकार ढूंढ लिया, इससे आपका क्या मतलब है। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ अर्थ बोलती है तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तो यहाँ पे रियो कहता है क्या मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है। अर्थ बोलती है क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी लड़की है जो यहाँ पे सो रही है। जिसपे ये बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो कहा करते थे कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो आखिरकार मेरे पास ये पावर कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं कोई नोबल नहीं। तो अर्थ बोलते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो बीस्ट मैन होते हैं ये बोलते क्या सही में इसके पास स्पिरिचुअल पावर है। तो अर्थ बोलती कि हाँ इसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है कि मुझे जो स्पिरिचुअल पावर है ये जो बाहर से भी महसूस हो रही थी और मैं यहाँ पे इसको देखने के लिए आई हूँ फैसली। अब ये सुन के सभी जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे लतीफा होती है वो जो होती है पूरी जगह को दिखा रही होती है और ये बोलती है कि ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी है ना। रियो बोलता है कि अगर तुम्हें ये जगह अच्छी लगी तो इसका मतलब ये जगह बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर के जो नज़ारे होते हैं उनको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़की बोलती कि हम भी आपके साथ रहेंगे, कहीं आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। तभी यहाँ पे ओल्ड लेडी आ जाती हैं और यहाँ पे ये रियो को बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास कोई जगह कम है, इसलिए ये लड़कियाँ आपके साथ ही रहेंगी, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रियो बोलते कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे लेडी बोलती कल हमारा एक जो फेस्टिवल है, आपको जो वहाँ पे जरूर आना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इनके फेस्टिवल को सीन को देखते हैं। ये फेस्टिवल यहाँ पे जो अर्थ स्पिरिट है उसको जो शुक्रिया अदा करने के लिए जो मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रीस को देखते हैं जो यहाँ पे ड्रैगन की जो गुफा है उसके अंदर आ जाता है और यहाँ से जो अंडे हैं उनको जो है चुरा रहा होता है। तभी जो बंदा इसके साथ आया होता है ये बोलते क्या ये सही रहेगा। रीस बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, ये जो मेरे प्लान का हिस्सा है और ये बिल्कुल सेफ है। यहीं पे जो रियो होता है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है पार्टी के अंदर, लेकिन सारी जो लड़कियां होती हैं वो रियो से ही चिपकी होती हैं और ये बोलती कि तुम हमेशा जो लतीफा है उसी पे ज्यादा ध्यान देते हो, तुम तो हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तभी लतीफा बोलती कि ये मेरे बड़े भैया हैं तो आखिरकार ये मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देंगे। यहीं पे जो बेचारा रियो होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे फंस गया। तभी जो ओल्ड लेडी होती हैं वो आ जाती हैं। अब ओल्ड लेडी को देख के सारी जो लड़कियां होती है वो यहाँ से भाग जाती है। ओल्ड लेडी बोलती कि जरूर तुम पार्टी को एंजॉय कर रहे होगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। ऑलरेडी बोलती क्या तुमने लतीफा को उसके बारे में बता दिया। तो रियो बोलते कि नहीं मैंने अभी उसके बारे में नहीं बताया, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार मैं उसके बारे में लतीफा को कैसे बताऊं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रीस होता है वो अपने बंदे के साथ यहाँ पे खड़ा होता है और तभी यहाँ पे रीस अपने बंदे को एक गोली देता है और ये बोलते कि जब भी तुम खतरे में होगे तो ये जो गोली है ये जो है तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर जो बंदा होता है वो गोली को लेता है और यहाँ पे जो है खा जाता है। तभी हम देखते कि बहुत सारे जो ड्रैगन होते हैं वो अपनी गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो लतीफा को लेके यहाँ पे जो है जंगल में आया होता है। लतीफा बोलती कि वैसे आप एकदम से मुझे लेके यहाँ पे क्यों आ गए। रियो बोलता है कुछ नहीं, वैसे तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें जगह पे मजा आ रहा है। तो यहाँ पे लतीफा बोलती कि हाँ मुझे जगह पे काफी मजा आ रहा है। तो रियो बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुम यहीं पे रह सकती हो। तो लतीफा बोलती कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। रियो बोलते कि नहीं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। अब ये सुन के जो लतीफा होती है वो गुस्सा हो जाती है और सीधा जंगल में जो है भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ओल्ड मैन होते हैं ये बता रहे होते कि हमें जो ड्रैगन है उसकी जो प्रेजेंस है वो महसूस हुई है, जाके चेक करो कि आखिरकार ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर जो ड्रैगन है वो गाँव के पास आ गए तो जो पूरा गाँव है वो तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रीस होता है वो गुफा में आ जाता है और यहाँ पे आके जो ड्रैगन की अंडे होते हैं उनके ऊपर टेलीपोर्शन जो मैजिक होता है उसे इस्तेमाल कर रहा होता है और उनके जो अंडे हैं उनको जो है गायब कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे ढूंढ रही होती हैं कि आखिरकार जो ड्रैगन है वो हमारे गांव में क्यों आ रहा है। और वो ढूंढते ढूंढते एक बंदे के पास पहुंच जाती हैं जिसके पास ड्रैगन का अंडा होता है। बंदा बोलता है कि दूर हट जाओ और यहाँ पे ये लोग कुछ करें उससे पहले जो बंदा होता है
वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठता है और उड़ जाता है। ये लोग हमला करते हैं लेकिन वो हमला उसको नहीं लगता है। यहीं पे जिस ड्रैगन का वो अंडा होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और ड्रैगन सीधा उस बंदे के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम रीस को देखते हैं जो उस गोली को यहाँ पे तोड़ देता है और ये बोलता है कि तुम्हारा जो काम है वो खत्म हो गया। गोली तोड़ते ही वो बंदा मर जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। अब नीचे आके यहाँ पे जो अंडा होता है वो भी टूट जाता है। तभी ड्रैगन जो है गुस्सा हो जाता है और लतीफ़ा के ऊपर ही हमला जो है कर देता है और लतीफ़ा काफी दूर गिरती है। तभी यहाँ पे एक लड़की उसके सामने आ जाती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं संभाल लूंगी। और लड़की सीधा यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर हमला करती है लेकिन ड्रैगन लड़की को जो है दूर फेंक देता है और यहाँ पे लड़की पेड़ से टकरा जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं संभाल सकती। तभी रियो यहाँ पे आ जाता है और लतीफ़ा को बचा लेता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, अब तुम यहीं पे रुको, मैं उसे संभाल लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो सीधा ड्रैगन से लड़ाई करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला करता है और एक ही बार में जो ड्रैगन होता है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये यहाँ पे बोलती कमाल है, तुमने यहाँ पे जो ड्रैगन है उसको हरा दिया। तो यहाँ पे बीस्ट गर्ल बोलती कि मैंने इसे नहीं हराया, इसे जो है रियो ने हराया है। अब ये सुन के जो लड़कियां होती हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाती हैं और ये बोलती कि आपने इतने बड़े जो ड्रैगन है उसको जो है अकेले हरा दिया। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रियो होता है वो लतीफ़ा को समझा रहा होता है कि मुझे मेरे जो होम टाउन जाना है, इसलिए प्लीज तुम यहीं पे जो है रहना। तो लतीफ़ा कहती है ठीक है। फिर ये बोलते कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं भी असल में जो जापान है वहीं से जो है रिकनेक्ट होके यहाँ पे जो है आया हूँ। अब ये सुन के लतीफ़ा समझ जाती कि रियो को सब कुछ पहले से ही पता था। फिर लतीफ़ा रियो को बोलती कि आप वापस आएंगे ना। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। तो लतीफ़ा रियो को बोलती कि आप अपना जो है ख्याल रखना। रियो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो को विलेजर्स बहुत सारा जो सामान होते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे रियो बोलते हैं कि आखिरकार मैं इतना सामान को ले कैसे जाऊंगा। तभी एल्फ बोलते कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ और ये यहाँ पे रियो को एक जो होता है ब्रेसलेट देता है। रियो को बोलते कि ये जो एक मैजिकल ब्रेसलेट है और इसके अंदर जितना चाहो उतना जो सामान है वो जो है तुम भर सकते हो। ये सुन के जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और वो एल्फ को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है और सामान को जो ब्रेसलेट होता है उसके अंदर जो भर लेता है और सभी को बाय बोल के वो बहुत तेजी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से जो है निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो अपने होम टाउन में पहुंच जाता है और रियो पहुंच के यहाँ पे बोलता है कि वैसे इस गांव का जो लीडर है वो कौन है। तभी एक लड़की बोलती कि चलिए मैं आपको ले चलती हूँ क्योंकि मैं उनकी जो है पोती हूँ। जिसके बाद रियो इसके साथ